नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है रईस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं, क्या हालचाल है? आज मैं अपनी बात लेकर के आया हूं सीटेट 2024 के बारे में। आप सभी लोग सीटेट का पेपर दे रहे हैं और बनना चाहते हैं टीचर, तो बीएड की परीक्षा आप यदि दे चुके हैं या देने वाले हैं तो सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं। अब आएगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ ही आपकी तैयारी का जायजा लेने के लिए मैं उपस्थित हूं रईस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या रणनीति बनानी चाहिए, बहुत आवश्यक है जानना। हमारा पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण कैसे करें, कैसे सीटेट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर प्राप्त करें। तो आप लोगों को पता है कि जुलाई में आपका पेपर होने वाला है, पहली बात। दूसरा, आपने पेपर 1 पेपर 2 का फॉर्म भरा है, चाहे लेवल 1 भरिए चाहे लेवल 2 भरिए, आपने सेलेक्ट किया है। आपके आने वाले हैं 150 प्रश्न आपको हल करने हैं। इस 150 प्रश्न में आपको 90 नंबर कम से कम जो है 90 नंबर लाने हैं। 150 में 90 नंबर लाने हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए तैयारी करने के लिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो पैटर्न सभी लोग जानते हैं कि यदि परीक्षा में 30 नंबर आपका पहला सीडीपी का पूछता है, ठीक है, सीडीपी के बाद आपका पूछ लेता है लैंग्वेज, जिसे आप कहते हैं लैंग्वेज 3 प्रश्न, और लैंग्वेज देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 प्रश्न का। इसके बाद यदि पेपर 1 आपने भरा है तो यहां पे एक आपका मैथ आ जाता है ना, और एक आपका ईवीएस आ जाता है 30 का, है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाते हैं 150 प्रश्न यदि आपने सीटेट जो है पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। यदि पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपका सेम रहेगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और ये दोनों मिलाकर के 60 नंबर आपका आ जाता है। 60 क्वेश्चन एसएसटी या साइंस। आपको पता है ये पैटर्न है। अब कैसे हल करें, क्या तैयारी बनाएं, कौन सी सावधानी बरतें, किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस 150 नंबर में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए 90 नंबर लाने के लिए। तो देखो भाई, सीडीपी आपने रिवीजन किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तैयार किया होगा। सारे लोगों के जो वाइगोस्की हैं, कोलबर्ग हैं, है ना, जीन पियाजे हैं, थॉर्नडाइक हैं, है ना, सभी लोगों को जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम, उनका सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ लीजिए। वही शिक्षण शास्त्र वाला काम करेगा। यदि आपका शिक्षण शास्त्र मजबूत है, जो कि आपका सीडीपी पढ़ने से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ने से ही आएगा, यदि आपने उसको ढंग से पढ़ा है तो यह आपकी रणनीति हो गई कि उसका सावधानी में आपका फायदा हो जाएगा कि प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आजकल बच्चे पैराग्राफ पढ़ने पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और सीटेट की परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल गया है। प्रश्न अब कोई 1 लाइनर नहीं है, अब आपकी व्याख्यात्मक प्रश्न है, विकल्प है, विकल्प के संबंधित 4 विकल्प हैं, वह भी उसमें से 1 2 3 3 4 5 1 2 सही और गलत कथनों पर बात हो रही है। तो प्रश्न पत्र बदल गया है। इस नाते परीक्षा ऑफलाइन भी है और आपको इसका फायदा मिल सकता है ऑफलाइन बैठ करके गहनता पूर्वक अध्ययन करना। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चारों कौशल आपका मजबूत होना चाहिए। यदि नहीं मजबूत है तो आप अपने सपनों से हार जाएंगे। एक रास्ता, एक लक्ष्य, एक सिद्धांत, एक सपना बनाइए। सीटेट की परीक्षा को 2024 में पास करिए। वो क्या कारण है, कौन सी समस्या है कि 18 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 2 लाख बच्चे पास नहीं होते। 5%, 6% रिजल्ट केवल आता है, जबकि सीटेट की परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसे 90 नंबर जो भी लाएगा, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी नहीं है, यह नैनवीएस नहीं है, यह केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा नहीं है। दरअसल यह परीक्षा तो सिर्फ पास करने की है। वो चुनौतियां कौन सी हैं, कौन सी रणनीति नहीं बन पा रही है, क्या रणनीति नहीं बन पा रही है कि 90 नंबर कैसे लाया जाए।
कौन सी सावधानी बरतने, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जरा इसको डिस्कशन के साथ शुरू करते हैं। आप सभी लोग ठीक होंगे ऐसी अपेक्षा है। मेरे सीटेट के विद्यार्थी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से ज्ञान लेते हैं। मैं कहता हूं इन सब की जरूरत नहीं है। सीटेट की परीक्षा में आपको ज्ञान नहीं चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपकी रणनीति पता होनी चाहिए कि 90 प्रश्न को सही करना है। कोई निगेटिव मार्किंग थोड़ी है भाई। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए क्या योजना बननी चाहिए? तो पहली योजना जो है, भाषा की समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो सीटेट की परीक्षा फेल कर रहे हैं, अगर मैं उनको ध्यान पूर्वक देखता हूं तो देखता हूं कि उनको भाषा की ठीक ठीक समझ नहीं। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में चारों कौशलों में कुछ न कुछ दिक्कत तो है। तो पहली कमी अपनी दूर करिए कि आपको पैराग्राफ पढ़ने आना चाहिए। पूरा 150 प्रश्न पैराग्राफ में बटा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट है वह उन लाइनों में बटे हुए हैं। तो प्रमुख पंक्तियों को समझ करके उनको कंठस्थ करना, उनको मस्तिष्क में धारण करना। आप लोगों की गलती है कि आप समझते हैं टीचर बनना बहुत आसान है। भारत में अब टीचर बनना इतना आसान नहीं है, कठिन है मेरे बच्चे। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि जो अनदेखे अंशों को पढ़ना, इसको कहते हैं अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। जो आपने नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बना करके 2 अंश दे देंगे, एक गद्य का दे देंगे, एक नाटक, एक कविता का प्रश्न दे देंगे। अब इसको समझ के स्तर पे, अनुमान के स्तर पे, व्याकरण के स्तर पे, मौखिक क्षमता के स्तर पर आपको इन प्रश्नों को हल करना होगा। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, परंतु सुनना सबसे पहले होता है और भाषा एक अर्जित संपत्ति है और यह प्रयास पूर्वक सीखी जाती है। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई में ध्यान पूर्वक पढ़ना नहीं सीखा है, जो पठन होता है वो 2 प्रकार का होता है, द्रुत पठन और मौन पठन। आप जब सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे विद्यार्थी पेपर 1 का हो, चाहे विद्यार्थी पेपर 2 का हो, यदि वो मौन पठन अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं है, तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट करके आपको बताना है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अनदेखे अंशों को पढ़ना, समझना। समझ का क्या मतलब होता है? बार बार कहते हैं कि मुझे कोई बात समझ में आ गई। तो सीटेट के विद्यार्थियों जरा बताओ, समझ का क्या मतलब होता है? सीडीपी में क्या पढ़ा है समझ का मतलब? अब नहीं जानते हो तो कैसे आएगा? तर्क करना, चिंतन करना, स्मरण करना, अपनी बात को उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना, इसको कहते हैं समझना। समझने में 4 बातें सम्मिलित हैं। तर्क करना चाहिए कि ये चीज ये अलग है, ये अलग है। चिंतन करना चाहिए कि अच्छा, अमुक जो कॉन्सेप्ट है वो इस कॉन्सेप्ट से अलग है, यह समझ में शामिल होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है अनुमान होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो अनुमान है कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो आग भी लगी होगी। तो किसी गद्यांत को पढ़ते समय, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय, देखो, बिटवीन द लाइन, बॉटम द लाइन, बियॉन्ड द लाइन पढ़ने के 3 तरीके। जब आप पठन करते हैं तो आप 2 पंक्तियों के बीच के संबंध को समझते हैं, और कई बच्चे इसको जानते ही नहीं। सीटेट का बच्चा, 18 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 2 लाख बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बड़ी बड़ी कोचिंगें, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अंत में होता क्या है? रिजल्ट तो उन्हीं का आता है जो गहनता पूर्वक पढ़ते हैं। रिजल्ट तो उन्हीं का आएगा जो ध्यान पूर्वक अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जो साधना रत हैं, जो असाध्य को साधना चाहते हैं, है ना? तो आपको वैज्ञानिक, कथात्मक या विचारात्मक साहित्यिक गद्यांश हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से जो 150 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हल करने की पहली विधि आपके पास होनी चाहिए कि आप में तार्किक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, मौखिक क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका व्याकरण सही होना चाहिए, किसी चीज को पढ़ते समय कैसे पढ़ा जाए ये पता होना चाहिए। अब
लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 15-15 कम से कम 5-5 प्रश्न गद्यांश से, 5 प्रश्न 7 प्रश्न पद्यांश से, मतलब कविता को पढ़ करके उनके भावों के अनुसार व्याकरण सम्मिलित होकर के प्रश्न का उत्तर देना एक बात है। और यह चाहे जो भाषा आपने चुनी हो, चाहे हिंदी चुनी हो, चाहे संस्कृत चुनी हो, चाहे उर्दू चुनी हो, चाहे पंजाबी चुनी हो, चाहे अंग्रेजी चुनी हो, कोई भी भाषा आपने चुनी हो, भाषा का प्रश्न इसी तरीके से हल होगा। और इसमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, लेकिन हो सकता है 12-13 कर दे, हो सकता है 10 क्वेश्चन कर दे, हो सकता है 6-7 का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन कर दे। जरूरी नहीं है कि 5-5 का ही पूछे या 15 निश्चित है गद्यांश पद्यांश से पूछे। तो पहला बात। दूसरा बात क्या है, अब भाषा शिक्षण शास्त्र जब आप पेपर 1 और पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं तो दोनों में 2-2 लैंग्वेज हो जाती है। अब लैंग्वेज का प्रश्न ही सबसे कठिन होता है। कई लोग कहते हैं सीडीपी के प्रश्न। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चा सीटेट पास किया है, मैं जब उससे बात करता हूं तो वह कहता है सर सीटेट में जो सीडीपी है वह जब एक बार समझ में आ जाती है तो सारे और जो सेगमेंट हैं उनके प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। तो पहला क्या है भाई, सीखना और अधिग्रहण। लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन की बात है, अर्जन करना होता है। अधिग्रहण को हम क्या कहते हैं, अर्जन करते हैं। तो भाषा को सीखना और भाषा का अर्जन करना 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक स्वाभाविक है और एक प्रयास पूर्वक सीखा जाता है। तो पहली बात है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम या अधिग्रहण क्या है। ठीक बात है। कैसे सीखते हैं, एक मशीन होती है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है ना, लर्निंग मशीन होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन मशीन आप कहते हैं। पूरा एक लैंग्वेज का आप क्या करते हैं, कैसे सीखते हैं। फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अब आपको यह पढ़ना होता है। सुनने बोलने की वक्ता और श्रोता की जो भूमिका है वो पढ़ते हैं। भाषा का कार्य क्या क्या है और बच्चों को एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। तो भाषा सीखने के बाद बच्चा अपने भावों और विचारों को कैसे व्यक्त करता है। मैं जानता हूं कि लैंग्वेज के प्रश्न 30-60 और अगर ये 60 में से 55-56 है ना, 55-56 मान लो 57-58 तक सही कर सकते हैं। यही बता रहा हूं रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, L1 L2 जो है ना, यह क्या है 60 नंबर का दोनों ही पेपर में है, पेपर 1 पेपर 2। और इसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या होता है मेरे बच्चे, सबसे खास बात यह है कि इसमें ये 55 से लेकर के 58 तक नंबर बड़े आसानी से आ जाते हैं। और अगर 60 नंबर के आसपास, 55 नंबर के आसपास इस पे आते हैं तो आपके पास सीडीपी के प्रश्न, एसएसटी के प्रश्न, ईवीएस के प्रश्न, मैथ के प्रश्न हल करने में सहूलियत मिल जाती है। तो पहली बात है, विचारों को मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषित करने की क्षमता के लिए भाषा में व्याकरण की भूमिका। तो आपको व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। आपके पास भाषा कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये चारों कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। आपके पास भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। भाषा अधिगम और अर्जन का क्या सिद्धांत है आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो जो परिप्रेक्ष्य बताता है। सबसे पहला, विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां क्या हैं, जिसे आप बहुभाषिकता के तौर पे जानते हैं। आपके किताबों में, आपके पेपर में, आपके नोट्स में दिया रहता है बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता का कॉन्सेप्ट क्या है और भाषा संबंधित त्रुटियां कैसे होती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीनिया, डिस्फेजिया, इससे संबंधित प्रश्नों और उनके विकार से एक प्रश्न अवश्य होता है। इसके बाद भाषा कौशल की बात आती है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों के बारे में समझना, उनके भेद उपभेद, उनके तत्वों को जानना आपका काम है। भाषा की समझ प्रवीणता का मूल्यांकन करना। देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर रहता है कि कैसे किसी बच्चे का भाषा का मूल्यांकन करते हैं या किसी भी परीक्षा में उसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जोड़े रहना ये जरूरी है और इस पर आपको समझना। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना को समझना। शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे आप सहायक सामग्री के तौर पे मानते हैं, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, जो श्रव्य दृश्य है ना,
श्रव्य माध्यम क्या होता है, दृश्य माध्यम क्या होता है, और दृश्य और श्रव्य माध्यम क्या होता है। 3 भागों में शिक्षण अधिगम सामग्री को बांटा गया है। तो सामग्री है कक्षा में बहुभाषी संसाधन का उपयोग करना और उपचारात्मक रेमेडिकल टीचिंग को समझना, है ना, कि कारणों की पहचान करके उसका उपचार करना, यह बहुत आवश्यक है। तो सीटेट की परीक्षा में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, मैं बात कर रहा हूं इस पर। और यह रहा आपका 15 नंबर का जो पाठ्यक्रम आएगा वो उसकी चर्चा। अब हिंदी भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है, मैं भाषा पर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि जो बच्चा भाषा को समझ में, आजकल पेपर में कॉन्सेप्ट है, वन लाइनर नहीं है कि एक प्रश्न पूछेगा भारत की राजधानी क्या है। अब ऐसे वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं सीटेट में, सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन घुमा करके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछ रहा है। इसी नाते मैं कह रहा हूं संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण को, कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है उसकी टीचिंग को समझना और उसके आधार पर, देखो मैं बार बार कहता हूं जो गद्यांश के प्रश्न आते हैं ना, अपठित के जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने आ गया तो कॉन्सेप्ट की लाइनों को भी समझ में आ जाएगा। एक बात है तो भाषा प्रयोग या संप्रेषण के लिए बच्चों को सही तैयार करना, छात्र छात्राओं को वास्तविक स्थितियों में भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह बहुत जरूरी है कि छात्र छात्राओं को वास्तविक जीवन स्थितियों में भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। व्याकरण अनुवाद पद्धति, भाषा के नियमों संरचनाओं को समझाना, पाठ्य पुस्तकों और अनुवाद के माध्यम से भाषा शिक्षण कैसे कराया जाए, इस सब पर बात करना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष पद्धति क्या होती है भाई, मातृभाषा प्रयोग, एक टॉपिक आपका मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा का प्रयोग न करके सीधे सीधे लक्ष्य भाषा को सीखना, श्रवण और बोलने के कौशलों पर जोर देना, है ना। ऑडियो लिंगुअल पद्धति क्या होती है भाई, श्रवण और दोहराव पर आधारित शिक्षण, जिससे भाषा के बच्चों का उच्चारण सही हो पाए। आजकल बच्चा क्यों ऐसा हो रहा है कि स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता अपनी बात को अपने ढंग से। रटने और अभ्यास करने पर जोर नहीं देना है भाई, रटना अभ्यास करने पर तो जोर देना है, बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना है। लेकिन जब आपको परीक्षा पास करनी होती है तो भाई रटंत विद्या भी काम आती है। आपको जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोलबर्ग का नैतिक तर्कड़ा का सिद्धांत, है ना, स्टर्नबर्ग, आपको व्यक्तित्व, बुद्धि, बुद्धि का एक कारक, दो कारक, बहुकारक सिद्धांत, मूल्यांकन के प्रकार आपको दिमाग में रट के याद कर लेना है। ऐसे तो रटना जरूरी नहीं है, लेकिन भाई अगर कॉन्सेप्ट याद ही नहीं है तो प्रश्न कैसे हल करोगे, यह एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है चुनौती के रूप में। फिर है प्रेरक विधि, है छात्रों को प्रोत्साहित करना। भाई मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के प्रकार क्या है, कितने प्रकार का, सकारात्मक मोटिवेशन क्या होता है, नकारात्मक मोटिवेशन क्या होता है ना, यह पे भी प्रश्न बनता है। उसके बाद उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को कराना, कैसे शिक्षण कैसे सिखाया जाता है, तो कितने प्रकार का होता है ना। माइक्रो टीचिंग जो आप लोग करके आते हैं बीएड में या जो प्रारंभिक डीएलएड में कोर्स में करते हैं उसकी बात है। समूह गतिविधियों के माध्यम से सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न आते हैं। संवाद और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, तो किन किन माध्यम से कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना पढ़ाने की विधियां कौन कौन सी हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी आता है। प्रोजेक्ट आधारित अधिगम, परियोजना और उसके कार्यों के माध्यम से अधिगम सीखने की बात करना, छात्रों के स्वयं की समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करना। बहुत ही दो प्रश्न इस पर आधारित आते हैं कि छात्रों को स्वयं की समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए कैसे प्रेरित करना है। खेल और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, खेल आधारित प्रश्न आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, इनको भी लिख के याद करना है। छात्रों को चित्रण के प्रति रुचि और सक्रियता को बढ़ाना, तो भाई सुनना एक सक्रिय क्रिया है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। अब देखिए भाई आकस्मिक मूल्यांकन भी 2 प्रकार के होते हैं। समग्र मूल्यांकन जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। शिक्षण के दौरान नियमित मूल्यांकन होना चाहिए, छात्रों की प्रगति को समझने और उसको सुधार करने के लिए समय मिलना चाहिए। शिक्षण के अंत में मूल्यांकन कैसे होता है, छात्रों की संपूर्ण प्रगति और अध्ययन की जांच कैसे किया जाता है, तो इस पर आधारित कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे सीटेट के पेपर में। कोई रोक नहीं सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज यह वीडियो मैं रिलीज करूंगा और आप देखेंगे कि आप जब परीक्षा होगा तो उस प्रश्न पत्र में यह छपा हुआ होगा, बाहर नहीं जाएगा कहीं। आपको तैयार रखना है, एक रास्ता, एक सिद्धांत, एक सपना, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, जम के पढ़ो।
ग्राफ बढ़ना चाहिए सफलता का। ये नहीं कि 1-2 लाख बच्चे परीक्षा में पास हो गए, 18-20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। पैसा कहां से आता है? माँ बाप ने कितना परिश्रम किया है। तो प्रदर्शन और मूल्यांकन भाई, छात्रों के वास्तविक कार्यों और गतिविधियों का मूल्यांकन होना चाहिए। प्रोजेक्ट, प्रस्तुतियां और कार्यशालाओं के माध्यम से कैसे भाषा का विकास किया जाता है। स्व मूल्यांकन, छात्रों को अपनी प्रगति और मूल्यांकन करने का अवसर देना चाहिए। आत्म प्रतिबिंबित और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करना चाहिए। मूल्यांकन से जरूर प्रश्न आएगा, सीटेट में कोई रोक नहीं सकता है। अब भाई आपकी तैयारी के लिए मैंने कहा था रणनीति वर्सेस सावधानी। सावधानी क्या होनी चाहिए? बहुत विस्तार में मत जाओ। ऐसा ना हो कि इतना विस्तार पढ़ लो कि डीएसएसबी के लेवल पे आ जाओ और सीटेट रुक जाए, है ना। संक्षिप्तता पढ़ने की, बहुत नट सेल में पढ़ने की, समझने की, बात को कहने की बहुत अच्छी से। दूसरा भाई, अभ्यास पाठ्यक्रम को समझना, सीटेट के पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है। आधिकारिक पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें, ये पहली सावधानी। अभ्यास और पुनरावृत्ति, बार बार मैं कहता हूं कि नियमित रूप से मॉक टेस्ट लगाइए, पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करिए और महत्वपूर्ण विषय और अवधारणाओं को याद कर लीजिए। ये मैं छोड़ूंगा नहीं, इस विषय को पकड़ना होगा, याद ही करना होगा। अगर परीक्षा पास करनी है तो अभ्यास और पुनरावृत्ति आपको करनी ही पड़ेगी। पुनरावृत्ति का बार बार अपने रजिस्टर को, नोट्स को याद करना, तैयार करना, बनाना, कॉन्सेप्ट को लिखना। बिना लिखे, बिना पढ़े, बिना समझे सीटेट की परीक्षा नहीं पास कर पाओगे, नहीं पास कर पाओगे, नहीं पास कर पाओगे। यदि मेरी बात समझ में नहीं आती है तो 7 जुलाई के बाद देख लेना तुम्हारी क्या स्थिति होगी। अभी भी बता रहा हूं, समय है। इन दिनों में आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। क्या करके? पाठ्यक्रम को समझ करके। दूसरों पर ध्यान मत दो, कट टू कट वाला काम मत करो, एकदम डेप्थ के साथ, गहराई के साथ पढ़ो। पाठ्यक्रम को, आधिकारिक पाठ्यक्रम को समझो। कहीं ऐसा ना हो सीटेट में एसएससी की तैयारी घुस जाए, सीटेट में यूपी पुलिस की तैयारी घुस जाए, कहीं ऐसा ना हो सीटेट पढ़ते पढ़ते डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी पढ़ना शुरू कर दो। भाई सीटेट पढ़ रहे हो तो सीटेट की तैयारी करो, पाठ्यक्रम का विस्तार मत करो, यूपीएससी में मत पहुंच जाओ। टीचर बनना है, टीचर वाली क्वालिटी लाइए। निश्चित पढ़िए, निश्चित पाठ्यक्रम के साथ अभ्यास और पुनरावृत्ति करना जीवन में कभी मत भूलना भाई। और इसके बाद संसाधनों का सही उपयोग करना। आपके आसपास के जो लोग हैं, जो मित्र हैं, बर्बाद मत करिए अपना समय। वक्त बर्बाद करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुमको, बता रहा हूं मैं। यदि आपने वक्त बर्बाद किया अपना, संसाधनों का सही उपयोग करना। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जो आपके पास संसाधन है, अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तकों को पढ़ना, अध्ययन सामग्री का सही उपयोग करना, ऑनलाइन संसाधनों का, वीडियो लेक्चर्स का, शैक्षणिक वेबसाइटों का उपयोग करके आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। समय का प्रबंधन, दूसरा मैंने कहा समय बर्बाद मत करो, नहीं तो खुद बर्बाद हो जाओगे। अगली लाइन है, अध्ययन के लिए एक सटीक समय सारणी बना लो। अरे 1.5 महीने का समय है, 45 दिन में परीक्षा पास कर सकते हो। समय कम है, प्रत्येक विषय के लिए उचित समय है। प्रत्येक लिखा है मैंने, प्रत्येक याद रखना जीवन में। केवल सीडीपी पढ़ने से, केवल एसएसटी पढ़ने से, केवल हिंदी पढ़ने से, केवल अंग्रेजी पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे, सभी टॉपिक से प्रश्न होंगे, आपके पूरे पाठ्यक्रम से होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफलाइन परीक्षा देनी है तो आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। अब देखिए भाई, एक बात मैं कह रहा हूं कि जब पढ़िए तो कैसे पढ़िए भाई, नोट्स बना करके पढ़िए। पढ़ाई के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बनाएं, संक्षेप में स्पष्ट तरीके से नोट्स तैयार करें। नोट कैसे तैयार करना है यह भी बता दे रहा हूं कि आपका नोट संक्षेप में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे रिवीजन करने में आपको समय मिल सके, बाद में आप अपने लिखे हुए को पढ़ पाइए। सीटेट का बहुत सा विद्यार्थी जो लिखता है खुद ही नहीं पढ़ पाता है, लिखने नहीं आता है और सीटेट पास करने चलेंगे, ऐसे नहीं होगा सीटेट पास भाई। अपने हाथ से नोट्स बनाइए, किसी नोट्स पर दूसरे पर भरोसा मत करिए और रिवीजन करने के लिए तैयार करिए। मित्रों और सहपाठियों के साथ समूह अध्ययन भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई बच्चों को बैठ के साथ में पढ़ते हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को उनको समझाइए और उनसे समझने का समय लीजिए।
चर्चा और विचार विमर्श के माध्यम से भी विषयों को गहराई से जल्दी समझ में आ सकता है। ये बार बार मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है एक साथ सीटेट पास करने वाला, तो ये अच्छी बात है कि आप कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज ले जाइए, अपनी बात को कहिए और कह करके क्या करिए, अपनी बात को सफल बना लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष के रूप में क्या कहते हैं भाई, हिंदी शिक्षण शास्त्र पेडागोजी खंड में सफलता अर्जित करना सबसे महत्वपूर्ण है। उपयुक्त विधियों और रणनीतियों का पालन करना चाहिए। हिंदी भाषा के शिक्षण सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों, मूल्यांकन की गहनता के समझना, नियमित अभ्यास करना, समर्पण के साथ इस खंड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। भैया समर्पण भी होना चाहिए। आपका तो दिल बटा हुआ होता है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, थोड़ा वहां थोड़ा वहां। खुद के लिए समर्पित हो, सबसे पहले खुद की तैयारी करो। तो या छात्रों को चाहिए कि वे निरंतर प्रयास संकल्प के साथ अपनी तैयारी जारी रखें, मूल्यांकन करते रहें, अपनी क्षमता का निखार करें। इसी के साथ भाई देखो, अगर हिंदी व्याकरण में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं 11:15 से लेकर के 12 बजे तक सोम मंगल बुधवार उपस्थित होता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे साथ हिंदी के लिए आप जुड़ सकते हैं यहां पर। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है भाई वो ये है कि यदि आप एसएससी सीजीएल की या तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रीजनिंग और जीएस पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राइस स्मार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसके साथ उस पर जो फ्री वाली क्लासेज हैं उसको भी देख लीजिए। तो यहीं पर आज अपनी बातों को करता हूं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।